नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आज पहली बार किसान संगठनों के नेताओं की तरफ से इस बात के संकेत मिले कि साल भर से धरने पर बैठे किसान अब घर वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज पहली बार किसान संगठनों के नेताओं के स्वर पॉजिटिव दिखाई दिए। उन्होंने माना कि सरकार का रुख नरम हुआ है। सरकार ने भी आज पहली बार किसान मोर्चे की मांगों पर लिखित आश्वासन दिया और इसके बाद यह लगा कि किसानों की मांगों का, उनकी डिमांड्स का, उनके सवालों का दायरा अब 5 बातों तक सीमित हो गया है। इसी के आधार पर आंदोलन वापसी का रास्ता निकल सकता है। सरकार ने जो ऑफर दिया उसमें किसान संगठनों के नेताओं को कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए। इसके बाद कल संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में आंदोलन वापस लेने पर फैसला हो सकता है। कल इस बात का ऐलान हो सकता है कि अब किसान घर वापस जाएंगे, क्योंकि जो क्लैरिफिकेशन किसान नेताओं ने मांगे हैं, जो सवाल उन्होंने पूछे हैं, वो कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और पॉजिटिव बात यह कि आज पहली बार किसान नेताओं ने सरकार की नीयत पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि उन्होंने कहा कि लगता है कि सरकार समाधान निकालना चाहती है। अब मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूं कि सरकार ने किसान मोर्चे की मांगों का क्या समाधान दिया और एक एक पॉइंट पर किसान नेताओं ने क्या क्लैरिफिकेशन मांगा, बात कहां पर अटकी है और बात कैसे सुलझ सकती है। किसान मोर्चे की पहली और सबसे बड़ी मांग थी एमएसपी को लीगल गारंटी बनाने के मामले में क्या करें। संयुक्त किसान मोर्चे के नेता लिखित आश्वासन चाहते थे, इसलिए आज सरकार ने लिखकर दे दिया कि सरकार एमएसपी को लीगल गारंटी बनाने के मुद्दे पर एक कमेटी बनाएगी, जिसमें सरकार के नुमाइंदे होंगे, कृषि विशेषज्ञ होंगे और किसान संगठनों के प्रतिनिधि रहेंगे। लेकिन इस पर भी किसान नेताओं ने आपत्ति जताई। किसान नेताओं का कहना है कि एमएसपी पर बनने वाली कमेटी में किसान संगठनों के नेताओं को नहीं, सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चे के किसान नेताओं को जगह मिलनी चाहिए। सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, उसमें एक बात ये कही गई थी कि सरकार एमएसपी के मामले में कमेटी बनाएगी, जिसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी अधिकारी, स्टेट्स के नुमाइंदे और एसकेएम के नुमाइंदे शामिल होंगे। तो हमें इस पे इतराज था सभी साथियों को कि आंदोलन तो हम लड़ते रहे, अगर ऐसे लोगों से भर दिया कमेटी को जो पहले से कानून बनने में सरकार के साथ रहे हैं, तो वहाँ मुश्किल खड़ी होगी। इसका स्पष्टीकरण सरकार से लिया जाए। 1 साल तक आंदोलन ये पूरे देश में एमएसपी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ा है और इसलिए एमएसपी वाले कमेटी में जो किसान संगठन ये केंद्रीय कानूनों के पक्ष में थे, उनका समर्थन कर रहे थे, एमएसपी मिल नहीं सकती ये भूमिका ले रहे थे, ऐसे भी किसान संगठनों को शायद उस कमेटी में उनका भी वहां समावेश होगा। तो हमारी आपत्ति ये है, केंद्र सरकार के बारे में सवाल नहीं, राज्य सरकारों के बारे में सवाल नहीं, या उनके कृषि तज्ञों के बारे में सवाल नहीं, लेकिन जो नुमाइंदे होंगे किसान आंदोलन के, ये संयुक्त किसान मोर्चा से होने। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। किसान मोर्चे के नेताओं को लगता है कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन, शेतकारी संगठन के अनिल घनवत, भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जैसे कई संगठनों के नेताओं को भी एमएसपी की कमेटी में शामिल किया जा सकता है। इनमें से कुछ संगठन पहले किसान आंदोलन का हिस्सा थे, लेकिन 26 जनवरी को हिंसा के बाद उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना। बहुत से संगठन ऐसे हैं जो कृषि कानूनों को सपोर्ट कर रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चे के नेता चाहते हैं कि ऐसे किसी संगठन को कमेटी में शामिल न किया जाए, क्योंकि आंदोलन सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चे ने चलाया। किसान नेताओं की दूसरी मांग आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की है। इस पर सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है, उसमें कहा गया है कि किसान मोर्चा पहले आंदोलन को खत्म करे, उसके बाद सरकार मुकदमे वापस लेगी। लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि सरकार एक डेट बताए कि इस तारीख तक मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, डेडलाइन तय करे।
संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि पिछले आंदोलनों के अनुभव अच्छे नहीं रहे, मुकदमे वापसी का ऐलान हो जाता है लेकिन केस चलते रहते हैं, इसलिए सरकार पहले एक तारीख बताए, उसके बाद ही आंदोलन वापसी का ऐलान होगा। जो केस वापस लेने की बात है, कई साथियों के अंदर ये एक संदेह है कि ये कब होगी ये प्रक्रिया। उसके अंदर लिखा है आंदोलन वापस लेने के बाद हम शुरू करेंगे। हमारा कहना है कि ये एक विश्वास की बात है। अगर केस तुरंत, ये बात लिखनी चाहिए कि केसेस, और आप जानते हैं अकेले हरियाणा में 48,000 हमारे किसान भाई और बहनों के ऊपर आज केसेस जारी है हरियाणा में, एक ही राज्य में। तो ये सब चीज कुछ एक समय टाइम बाउंड इसके अंदर वापस लेना चाहिए और उसका तुरंत शुरुआत सरकार ने करनी चाहिए। जो मुकदमों का अनुभव है, मंदसौर गोलीकांड हुआ था, 12 किसानों को गोली लगी थी, 6 किसान शहीद हो गए थे। सरकार ने 7 दिन के अंदर 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया था, एक परिवार को नौकरी दी थी, घायलों को 25 लाख दिए थे। और विधानसभा के अंदर सरकार ने यह घोषणा की थी, हाउस के अंदर जब घोषणा होती तो ऑन रिकॉर्ड होती है गृह मंत्री कि हम सभी केस वापस लेते हैं, और वो मुकदमे आज तक वापस नहीं हुए और चल रहे हैं। तो चूंकि हमारी पूरी टीम बहुत अनुभवी है, हमारे सीनियर लीडर हैं, युद्धवीर सिंह हैं, राज्यपाल जी हैं, अशोक ढाबे जी हैं, टंडोनी साहब हैं, ये मुकदमों में भुगत चुके हैं बहुत, और ये हकीकत जानते हैं कि आंदोलन हटने के बाद में फिर सरकारों का जो रवैया होता है वो अलग होता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए हमारे कार्यकर्ताओं में भी शंका है। ये मामला अविश्वास का नहीं, शंका का है, इसकी डिटेल का है। असल में किसान आंदोलन के दौरान मुकदमे सिर्फ पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में नहीं दर्ज हुए। जब किसान मोर्चे ने आंदोलन के दौरान रेल रोको की कॉल दी, बीजेपी के कार्यक्रमों के बहिष्कार की कॉल दी, उस वक्त देश के तमाम राज्यों में केसेस दर्ज हुए। अब पंजाब सरकार कह चुकी है कि किसानों के खिलाफ दर्ज सारे केस वापस ले लिए जाएंगे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारें भी किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। अब दूसरे राज्यों से बात होगी, मुझे लगता है यह मामला भी सुलझ जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ किसान नेताओं की बातें सुनी हैं। जैसे दर्शन पाल सिंह कह रहे थे कि संयुक्त किसान मोर्चे ने यह नहीं कहा कि सरकार पहले केस वापस ले फिर आंदोलन वापस लेंगे। दर्शन पाल सिंह ने क्लैरिफाई किया, किसान नेता सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सरकार एक कमेटी बना दे, सरकार यह बता दे कि कौन कौन से केस वापस होंगे, इस मसले पर जरूरत पड़े तो किससे बात करनी होगी, कौन इस मामले में किसान संगठनों के साथ बात करेगा, इसकी एक डेडलाइन भी तय हो जाए। दर्शन पाल सिंह ने कहा कि किसान नेता जानते हैं कि कोर्ट कचहरी के मामलों को सुलझने में वक्त लगता है, लेकिन सरकार एक भरोसा दे, एक शुरुआत तो करे। हम ये नहीं कहते कि एक स्ट्रोक ऑफ पेन से केस वापस हो जाए, नहीं कहते हम भी। हमारा ये कहना है कि सरकार ये कमिटमेंट करे इन राइटिंग या बैठ के कमेटी के साथ कि से फॉर दिसंबर 15 से केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, 5 जून जिस दिन ये ऑर्डिनेंस आए थे, उस दिन से लेकर 14 दिसंबर तक जितने भी केस हैं इस आंदोलन से, सॉरी 10 दिसंबर तक जितने भी केस हैं वो वापस लिए जाएंगे। हम 10 तारीख को सरकार अनाउंस करे, हम 10 को शाम को या 11 को सुबह उठ जाएंगे। बल्कि लेट अस कम टू अ क्लियर कट स्टेटमेंट कि एक सरकार अनाउंस करे, हम उस अनाउंसमेंट के बेसिस के ऊपर या रिटन एग्रीमेंट जो बात होगा हमारे जो 5 साथी हैं उनके साथ, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि एक स्ट्रोक से केस वापस होंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, देश भर में किसान आंदोलन के दौरान 80,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। 48,000 से ज्यादा केसेस तो हरियाणा में ही हैं। पंजाब सरकार कह चुकी है केस वापस लेगी। ज्यादातर केसेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हैं। इन सभी राज्यों में केस वापस हो जाएंगे। दिल्ली में दर्ज केस केंद्र सरकार को वापस लेने हैं, इसलिए इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब हिंसा के केस वापस लेने की मांग होती। लेकिन किसान नेता भी यह मान रहे हैं कि जो आपराधिक मुकदमे हैं उन्हें वापस लेने की मांग कोई नहीं कर रहा। जिन लोगों ने वायलेंस की,
खून खराबा किया, उनके केस वापस करने की मांग नहीं की जा रही। इसलिए ऐसा लग रहा है कि अब रास्ता निकल जाएगा। किसानों की तरफ से तीसरा मुद्दा आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजे का है। हरियाणा और यूपी की सरकारें इस पर राजी हैं, लेकिन किसान मोर्चा चाहता है कि मुआवजा देने में पंजाब के मॉडल को अपनाया जाए। किसान नेता इस पर केंद्र से क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। मुआवजा का बात जो है, ये मुआवजे के बारे में सरकार ने ये रखा कि सैद्धांतिक रूप से हमें मुआवजा, हमारे शहीदों को 700 के ऊपर हमारे शहीद हुए हैं, सैद्धांतिक रूप से हमें मंजूर है। लेकिन हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार ने जो मॉडल दिया, 5 लाख रुपए का मुआवजा हर शहीद के पीछे और एक नौकरी, ये पंजाब सरकार ने जो ऐलान किया, उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने भी अगर ये किया तो ये शहीदों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा, उनके परिवारों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा। मुआवजा तय करने में दो तरह की दिक्कतें हैं। पहली मुश्किल तो यह है कि यह कैसे तय होगा कि किसी किसान की मौत आंदोलन के दौरान हुई, क्योंकि किसान दिल्ली आते थे, चले जाते थे। कुछ किसानों की मौत दिल्ली के बॉर्डर पर हुई, कुछ किसान रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गए, बहुत से किसान अपने घर वापस चले गए, जाने के बाद बीमार हुए, उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो यह कैसे तय होगा कि किसकी मौत आंदोलन के कारण हुई? किसान संगठनों का कहना है कि आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, उन सब के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। पंजाब की सरकार ऐसा कर चुकी है। यूपी और हरियाणा में भी मोटे तौर पर सरकार इस बात के लिए राजी है। लेकिन दिक्कत यह है कि मुआवजे का ऐलान राज्य सरकारों ने किया है। अब क्या केंद्र सरकार भी उन सभी किसानों के परिवारों को मुआवजा दे जिन्हें राज्य सरकारों से मुआवजा मिल चुका है? ये ऐसे मुद्दे हैं जो बातचीत से सुलझ जाएंगे। किसानों को सरकार से बिजली पर अमेंडमेंट बिल को लेकर भी क्लैरिफिकेशन चाहिए। यह संयुक्त किसान मोर्चे का चौथा बड़ा मुद्दा है। इस पर भी आज सरकार ने लिख कर दिया था। असल में सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट कानून बनाने जा रही है। किसान नेता इसका विरोध कर रहे थे। सरकार ने किसान मोर्चे को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पर सभी पक्षों से बात करने के बाद सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन किसान मोर्चे का कहना है कि सरकार ने वादा किया था कि वो ये बिल नहीं लाएगी, इसलिए अब इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करने के लिए लिस्ट किया गया है। इस बिल से सबका नुकसान होगा। बिजली बिल के बारे में उन्होंने लिखा कि सभी स्टेक होल्डर के साथ चर्चा होने के बाद ही हम ये बिजली बिल हम उसके सामने, पार्लियामेंट के सामने लाएंगे। सही बात तो यह है, 22 जनवरी के पहले जो हमारे 40-43 सदस्यों के साथ जो वार्ता के दौर चले थे, उनके अंदर सरकार ने यह कबूल किया था कि बिजली बिल हम पार्लियामेंट के सामने नहीं लाएंगे। यह हमारे स्कीम के साथ जो पहले चर्चा हुई थी। लेकिन आज हम देखते हैं पार्लियामेंट के सामने वो लिस्टेड है, वो बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसकी वजह से न सिर्फ किसानों का नुकसान होगा, लेकिन वो निजीकरण की वजह से पूरे देश के सभी लोगों का बिजली का बिल बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। तो ये बात को उन्होंने कहा हम बात करेंगे और फिर लाएंगे, तो उसका मतलब कुछ ज्यादा नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि ये बिजली बिल पार्लियामेंट के सामने न आए, ये हमारा कहना है। देश की जनता को हम बचाना चाहते हैं। किसान आंदोलन सिर्फ किसानों के लिए नहीं लड़ रहा, पूरे जनता के लिए लड़ रहा है। असल में सरकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में बदलाव के लिए अमेंडमेंट बिल ला रही है। इस बिल का मकसद है पावर सेक्टर में सुधार। लेकिन किसानों को कहा गया है कि यह कानून बन गया तो उन्हें बिजली पर जो सब्सिडी मिलती है वो खत्म हो जाएगी। सरकार का कहना ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना ऐसा होगा। यह सही है कि किसानों को बिल भरना पड़ेगा, लेकिन बाद में सब्सिडी की रकम किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। किसानों का कहना है कि वो ऐसा नहीं चाहते, इससे नुकसान हो जाएगा। प्राइवेट कंपनियां बिजली के बिल के नाम पर किसानों को परेशान करेंगी। सरकार किसानों को पहले ही भरोसा दे चुकी है कि अब एक बार फिर उनके ऑब्जेक्शन पर विचार किया जाएगा, तो इसका रास्ता निकल सकता है। किसानों का पांचवां बड़ा इशू है पराली जलाने पर लीगल एक्शन। किसान चाहते हैं कि सरकार पराली जलाने को गुनाह न बनाए, किसानों के खिलाफ एक्शन न हो।
सरकार ने आज किसानों को जो प्रस्ताव भेजा उसमें लिखा गया है कि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि पराली जलाने पर क्रिमिनल केस नहीं होगा। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे का कहना है कि सरकार ने क्रिमिनल लायबिलिटी तो हटा ली है, लेकिन कुछ दूसरे ऐसे प्रोविजन जोड़े हैं जिससे बाद में पराली के मुद्दे पर किसानों को दिक्कत होगी। इसलिए सरकार पहले किसानों की इस आपत्ति को दूर करे, तब इस मुद्दे पर आगे बढ़े। पराली के बारे में पांचवा जो इशू जो जिसके बारे में बताया, पराली के बारे में उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी, इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि उसके अंदर कुछ हद तक उन्होंने मार्च महीने में कुछ कलम हटाए, कुछ उसके अंदर हटाए जरूर सरकार ने, वो अच्छी बात की। लेकिन साथ में पराली के बारे में वो कानून के अंदर 15 नंबर का एक सेक्शन जो डाला, उसके अंदर फिर से उन्होंने इसके बारे में जो जुर्माना लगाना है, जो करना है, उसके अंदर वो भी बात है। तो इसके लिए वो छोटी सी बात है, वो कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं वो, और किसानों को उसमें से पूरी तरीके से निकालना चाहिए। मुझे लगता है यह भी कोई बड़ा मसला नहीं है। सरकार पराली के मुद्दे पर बीच का रास्ता निकाल सकती है। पराली को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, किसानों पर भी खर्चे का बोझ ना पड़े, तो इन सब मुद्दों पर बात बन सकती है। इसीलिए पांचों मांगों पर ऑब्जेक्शन जताने के बाद भी किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने लिखित में प्रस्ताव दिया, किसानों की मांगों पर सरकार ने सीधी सीधी बात की, यह स्वागत योग्य कदम है। संयुक्त किसान मोर्चे के ऑब्जेक्शन भी किसी तरह का गतिरोध पैदा करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान भी चाहते हैं कि मामला सुलझे और सरकार की इस पहल से बातचीत का रास्ता खुलेगा, आंदोलन खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ये बात हम अच्छी समझते हैं कि सरकार ने कुछ लिखित रूप में एक प्रस्ताव दिया। वो अंतिम प्रस्ताव वो भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। उसके ऊपर आज संयुक्त किसान मोर्चा के सामने हमने वो प्रस्ताव को रखा और बहुत अच्छी चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। कुछ बिंदुओं के ऊपर हमारे कई साथियों के मन में कुछ संदेह था, कुछ उनके सुझाव थे, लेकिन ये सब कंस्ट्रक्टिव सुझाव थे। इस प्रस्ताव को और ज्यादा अच्छा करने के लिए वो सुझाव हमारे सभी साथियों ने दिए। अब सवाल है कि जब सरकार तैयार है, संयुक्त किसान मोर्चे के नेता भी तैयार हैं, तो आंदोलन को खत्म करने के ऐलान में देरी क्यों? इस तरह की शर्तें क्यों लगाई जा रही हैं? आपको इस सवाल का जवाब किसान मोर्चे के एक और नेता शिव कुमार कक्का जी की बात सुनकर होगा। कक्का जी ने भी कहा कि सरकार की पहल अच्छी है, लेकिन जब तक संयुक्त किसान मोर्चे के एक एक नेता इस पर सहमत नहीं हो जाते, तब तक आंदोलन को खत्म करने का ऐलान नहीं हो सकता। इस बैठक की जो सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि प्रत्येक साथी ने यह कहा कि जो 5 मेंबरी कमेटी है उसको हम पूरे अधिकार देते हैं, वो जो निर्णय करेगी हमको मंजूर होगा। और साथ में यह भी विश्वास जताया कि संयुक्त मोर्चा अखंड रहे, एकजुट रहे, और जब तक संयुक्त मोर्चे का एक एक सिपाही सहमति नहीं देता है, हम लोग उसके कंफ्यूजन को, उसकी सहमति को प्राप्त करेंगे। अब सवाल है कि संयुक्त किसान मोर्चे के कौन से ऐसे नेता हैं जो नहीं मान रहे? कक्का जी का इशारा किसकी तरफ था? इसका जवाब है राकेश टिकैत और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे उनके कुछ साथी। ये चाहते हैं कि जब तक सारी बातें क्लियर ना हो जाएं, जब तक मुकदमे वापस ना हो जाएं, जब तक मुआवजे का ऐलान ना हो जाए, जब तक पराली कानून और इलेक्ट्रिसिटी बिल वापसी की बात ना हो जाए, तब तक आंदोलन खत्म करने का ऐलान करना ठीक नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चे की आज की मीटिंग में राकेश टिकैत शामिल नहीं हुए, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा नहीं चाहता कि किसान नेताओं में किसी तरह की फूट पड़े। इसीलिए सबके सहमत होने के बाद ही आंदोलन को कॉल ऑफ करने की बात कही जा रही है। हालांकि आज सरकार ने जो प्रस्ताव दिया उस पर किसान मोर्चे ने जो बातें कही, उसके बाद राकेश टिकैत के रुख में भी बदलाव दिखाई दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि अब सरकार को टेबल पर आकर बात करनी चाहिए,
बातचीत से रास्ता निकलेगा। कुछ चीजों पर तो उनका लगता है कि भाई सरकार लग रही, और कुछ पे हेरा फेरी सी लग रही। ऐसा लग रहा है कि जैसा एक दूसरे का विश्वास सा ना हो रहा हो। अगर वे आंदोलन वे मुकदमे खत्म कर देंगे और हम यहीं बैठे रहेंगे। अब सरकार को ये चाहिए कि जो 5 लोग हमने बनाए हैं, जो कमेटी दी है, उस पर बैठ के ऑन टेबल अब बात करनी चाहिए। इनको ऑन टेबल बात हो जाएगी तो उससे बहुत मामलों का समाधान हो जाएगा। बैठ के तो बात तो करेंगे, इनको बैठ के बात करने में क्या दिक्कत है भाई? किसकी जिम्मेदारी है, कौन लेगा? आंदोलन खत्म हो जाए तो मुकदमे किसकी है? जो ट्रैक्टर है उन्हें कौन छोड़ देगा, कौन थाने में लेने जाएगा? वे 10 साल पुराने ट्रैक्टर है, उन्हें सरकार तोड़ेगी, कबाड़ी में बेचेगी, किसानों को वापसी देगी, नए ट्रैक्टर देगी। तो क्या क्या चीज होगी? ये तो बैठ के सारी चीज होगी। एक दूसरे का विश्वास भी होता है। जब आमने सामने बैठते हैं तो बहुत सी चीजें सहमति की तरफ निकलती है। अब वे भी चिट्ठी भेज रहे, ऐसे भी चिट्ठी भेज रहे। कल किसी को बातचीत करनी होगी तो चिट्ठी वाले उसे कंप्यूटर को कहाँ ढूंढेगा, किसको ढूंढेगा, किससे बात करेगा? बात तो आदमी से होगी ना, किसी से। वो आदमी कौन है? वो भाई सरकार की तरफ से आदमी बताओ कि ये आदमी है ऑथराइज। कल किसी को बात करनी पड़े मुकदमों के बारे में, ट्रैक्टरों के बारे में, मोर्चा खत्म हो गया, अंदर चले गए, कल किससे बात करेंगे? सरकार कौन सी सरकार है? कोई ऑथेंटिक आदमी कौन है वो? ये तो किसान नेताओं की बातें आपने सुनी। इससे कम से कम ये लगता है कि किसान नेता पॉजिटिव हैं, वो गतिरोध नहीं चाहते, रास्ता निकालना चाहते हैं। और उन पर प्रेशर है हरियाणा और पंजाब से आए किसानों का, जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर किसान चाहते हैं कि आंदोलन जल्दी वापस हो, इसलिए सिंघू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर घर वापसी की तैयारी शुरू हो गई है। आज किसान संगठनों ने टीकरी बॉर्डर पर वॉलंटियर्स को सम्मानित किया। ये वॉलंटियर्स पिछले 1 साल से धरना देने वाले किसानों का ध्यान रख रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। आज उन सबके कंट्रीब्यूशन की तारीफ की गई, उनको सर्टिफिकेट दिए गए। टीकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों ने कहा कि आंदोलन खत्म होने के बाद भी घर लौटने में कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि पक्के घर बन गए हैं, उन्हें तोड़ना पड़ेगा, सारा सामान पैक करना होगा, सामान को वापस ले जाने का इंतजाम करना होगा, इसमें टाइम लगेगा। इसलिए अभी से तैयारी शुरू करती है, क्योंकि कृषि कानून वापस हो गए हैं, किसानों की जीत हो चुकी है, अब आंदोलन तो खत्म होगा ही। घर जाने की तैयारी तो है। हमारा बहुत सारा सामान है, ट्रैक्टर ट्रालियाँ है, घर बने हुए हैं। इनको भी तो किसी न किसी ढंग से थोड़ा सा अच्छे ढंग से वहाँ क्लीन ऑपरेशन भी करना है। जो हमारे करके हमारे दुकानदार भाई इधर उधर जाने वाले जितने भी लोग थे, जितनी भी किसी को तकलीफ मिली, वो हम महसूस करते हैं दिल दी गहराइयाँ से। हम तो जहाँ जाने की खुशी है, ये थोड़ा सा अंदर गम भी है, क्योंकि बहुत सारा प्रेम बड़ा है। मनुष्यों के तो बढ़ना ही था। हमारे पास 5-7 कुत्ते रहते हैं, उनको साथ भी हमारा बहुत प्यार है। उनको हम लग रहा है भी उनको कैसे छोड़ के जाएंगे, क्योंकि झोंपड़ियाँ वाले बच्चे आते हैं, वो हमारे अंकल जी करके हमें जफ्फी में ले लेते हैं और पैरों में चिपट जाते हैं। उनको भी कैसे छोड़ के जाएंगे? जानकारी तो मिल रही है जो है, पर वो जितनी देर संयुक्त मोर्चे का फैसला नहीं आता उतनी देर नहीं है। पर घर तैयारी करने में भी हमारे को 5-10 दिन लगेंगे जाने के लिए भी, क्योंकि हमारा जो सामान है खरीदा है, जो अड़ोस पड़ोस में हमारा भाईचारा बड़ा हुआ है, उसको तोड़ना भी एक भी मुश्किल नहीं है। ज़्यादा जुड़ गई है यहाँ से? ज़्यादा जुड़ गई है, ज़्यादा काफ़ी जुड़ गई है। पर हमारा जो पंजाब हरियाणा का जो भाईचारा टूटा हुआ था, वो हमने दोबारा इकट्ठा हुआ है, वो उसको भी दोबारा बनाने में, तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। घर तो जाएंगे, यहाँ बैठने का तो हमें शौक नहीं, तो यहाँ तो मजबूरी में आए थे। घर छोड़ के 1 साल से यहाँ बैठे हैं, अब तो घर ही जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो सरकार की तरफ से हमें चिट्ठी मिली है, उसमें जो हमें जानकारी मिली है कि जो 3 मांगों से तीनों को निपटारे के लिए चिट्ठी सरकार ने दी है गृह मंत्रालय की तरफ से, कि आपकी मांगें मान ली गई हैं। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर होता तो इतना टाइम नहीं लगता था। कुछ न कुछ तो कहीं अड़िक्का है, तो संयुक्त किसान मोर्चे में डिस्कशन हो रही है, जो उस पर होगा फैसला मान्य हो। किसी भी आंदोलन में रास्ता निकले, इसके लिए सबसे जरूरी होता है एक दूसरे पर विश्वास। आज पहली बार लगा कि किसान संगठनों के नेताओं को अब सरकार की नीति और नीयत दोनों पर भरोसा है।
वो खुद भी जानते हैं कि अगर पॉजिटिव माइंड से सोचेंगे तो ही समाधान निकल सकता है। इसीलिए अब लगता है कि किसान संगठनों के नेता धरना खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी सारी बातें मान ली गई हैं, कुछ टेक्निकलिटीज बची हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस बचे हैं। एमएसपी पर कमेटी बनाने को लेकर किसान सहमत हैं, बस वो एश्योरेंस चाहते हैं कि इस कमेटी में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो उनका घोर विरोधी रहा हो। केसेस को लेकर किसान नेता मानते हैं कि मुकदमे एक दिन में वापस नहीं हो सकते। वो कहते हैं एक समय सीमा तय हो जाए कि कब तक केस वापस होंगे तो ये काफी होगा। मुआवजे को लेकर कोई खास मतभेद नहीं है, सिर्फ इतना कहा गया कि इनका दायरा बढ़ाया जाए। ना ही बिजली संशोधन बिल और पराली को लेकर ऐसा कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जिससे सुलझाया ना जा सके। जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है, समाधान की तरफ जब वो बढ़ता है तो इसी तरह की प्रॉब्लम सामने आती हैं। लेकिन आज किसान संगठनों के नेताओं की बातें सुनकर यह लगा कि पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों के नेता अब इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए उम्मीद तो करनी चाहिए कि 1-2 दिन में यह ऐलान हो जाएगा कि 1 साल से धरने पर बैठे किसान अब अपने अपने घर वापस जाएंगे। हालांकि मोदी विरोधी पार्टियों के नेता कभी नहीं चाहेंगे कि आंदोलन खत्म हो, किसानों से टकराव खत्म हो। वो तो चाहेंगे कि कम से कम यूपी और पंजाब के चुनावों तक किसान इसी तरह धरने पर बैठे रहें, टकराव होता रहे। इसीलिए किसानों का मुद्दा यूपी की चुनावी रैलियों में छाया हुआ है। आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने अलग अलग इलाकों में रैलियां की। दोनों पार्टियों की पब्लिक मीटिंग में सबसे ज्यादा बात किसानों की हुई। प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्वांचल में थे और अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मोदी ने गोरखपुर में खाद के कारखाने, एम्स और रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इन 3 बड़े प्रोजेक्ट का फायदा गोरखपुर के साथ साथ पूरे पूर्वांचल को होगा। मोदी ने कहा कि 2017 से पहले की सरकारों ने पूर्वांचल के विकास पर ध्यान दिया होता तो आज पूर्वांचल की शक्ल दूसरी होती। और इसके बाद मोदी ने समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर डायरेक्ट अटैक किया। मोदी ने कहा लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती से मतलब है। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं। ये लाल टोपी वाले यूपी के लिए खतरे की घंटी हैं। कि सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। आज माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है। इसलिए डबल इंजन की सरकार पर यूपी को विश्वास है। लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। चुनाव के लिहाज से पूर्वांचल यूपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। योगी आदित्यनाथ का अपना इलाका है। इस रीजन में विधानसभा की 156 सीटें हैं। पिछले इलेक्शन में बीजेपी को 106 सीटें मिली थी। बीजेपी की बड़ी जीत में सबसे बड़ा रोल पूर्वांचल का था। पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी में गन्ने की खेती होती है, लेकिन इस इलाके की ज्यादातर सरकारी चीनी मिलें बंद हो चुकी थी। गन्ना किसानों का बकाया बड़ा मुद्दा था। योगी आदित्यनाथ ने बकाया का भुगतान किया।
चीनी मिलों को दोबारा चालू कराने का वायदा भी किया था और इस वादे को निभाया भी। इसीलिए आज मोदी ने गन्ना किसानों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछली सरकारों के 10 साल में गन्ना किसानों को जितना पेमेंट किया गया उतना योगी सरकार ने अकेले 4.5 साल में कर दिया। मोदी ने कहा कि गन्ना किसान ये बात नहीं भूल सकते कि पिछली सरकारों ने उन्हें पेमेंट के लिए कैसे रुलाया था और चीनी मिलों को लेकर कैसे कैसे घोटाले किए। योगी जी सरकार की इस बात के लिए सराहना करूंगा कि उन्होंने गन्ना किसानों के लिए बीते सालों में अभूतपूर्व काम किया है। गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य हाल में 350 रुपये तक बढ़ाया है। पहले की 2 सरकारों 10 साल में जितना भुगतान गन्ना किसानों को किया था लगभग उतना योगी जी की सरकार ने अपने 4.5 साल में किया है। यूपी का गन्ना किसान नहीं भूल सकता है कि योगी जी के पहले की जो सरकार थी उसने कैसे गन्ना किसानों को पैसे के भुगतान में रुला दिया था। किस्तों में जो पैसा मिलता था उसमें भी महीनों का अंतर होता था। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को लेकर कैसे कैसे खेल होते थे, क्या क्या घोटाले किए जाते थे, इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के लोग अच्छी तरह परिचित है। हमारी डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा करने में जुटी है, आपका जीवन आसान बनाने में जुटी है। आपको विरासत में जो मुसीबतें मिली हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसी मुसीबतें विरासत में आपके संतानों को देने की नौबत आए। हम ये बदलाव लाना चाहते हैं। यूपी में खाद की कमी किसानों का बड़ा मुद्दा है और आज गोरखपुर में मोदी ने फर्टिलाइजर कारखाने का उद्घाटन किया। बड़ी बात यह कि इस कारखाने का शिलान्यास 2016 में मोदी ने ही किया था। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना बहुत पुराना है, लेकिन इसे 10 जून 1990 को बंद कर दिया गया था। यह कारखाना करीब 24 साल तक बंद रहा। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने बंद पड़े कारखाने को दोबारा शुरू करने का प्लान बनाया। 2016 में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास किया, जिसका आज उद्घाटन किया गया। यह फर्टिलाइजर कारखाना पहले के मुकाबले 4 गुना बड़ा है। इस मौके पर मोदी ने पिछली सरकारों पर तीखे हमले किए। मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया, जनता की अनदेखी की। मोदी ने कहा कि सारे विपक्षी दल जानते थे कि गोरखपुर के लिए खाद का कारखाना और एम्स कितना जरूरी है, इस क्षेत्र के विकास के लिए कितना अहम है, लेकिन पिछली सरकारों ने खाद के कारखाने को शुरू कराने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आज आपसे बात करते हुए मुझे पहले की सरकारों का दोहरा रवैया, जनता से उनकी बेरुखी भी बार बार याद आ रही है। मैं इसका जिक्र भी आपसे जरूर करना चाहता हूं। सब जानते थे कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए, यहां रोजगार के लिए कितना जरूरी था, लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। मुझे याद है जब बात आर्या पार की हो गई तब बहुत बेमन से, बहुत मजबूरी में पहले की सरकार द्वारा गोरखपुर एम्स के लिए जमीन आवंटित की गई थी।
साथियों, आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है, दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। जिस वक्त मोदी और योगी पूर्वांचल में डबल इंजन की सरकार के कंट्रीब्यूशन को गिना रहे थे, काम याद दिला रहे थे, उस वक्त अखिलेश यादव मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ पब्लिक मीटिंग कर रहे थे। लोकसभा चुनाव के बाद पहला मौका है जब समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने एक ज्वाइंट सभा की। अखिलेश ने सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार और खासकर योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। अखिलेश ने कहा कि अब बीजेपी की विदाई तय है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है महंगाई का, बेरोजगारी का, किसान मजदूर की बदहाली का, लाल टोपी का, क्योंकि यही इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। समाजवादी पार्टी और आरएलडी की ज्वाइंट रैली में भीड़ अच्छी खासी उमड़ी थी, जिसे देखकर अखिलेश जोश में आ गए। अखिलेश ने कहा इस बार बीजेपी का सूरज पश्चिम में ही डूबेगा। मेरठ की रैली में अखिलेश ने बीजेपी के खिलाफ एक नारा दिया। उन्होंने कहा कि जो पैदा करे खाई, समझो वही भाजपाई। ये उत्साह जोश देख करके मैं कह सकता हूं कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। और अब तो बाबा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। बताओ, जाने वाले है सरकार के नहीं जाने वाले। चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं, इसलिए इन्हें भी वापस भेजना है। इस ठोको राज ने अपमानित किया लोगों को। ये बुलडोजर वाले अपने बुल को नहीं संभाल पा रहे हैं। लोगों के खेत चौपट हैं, खेत बर्बाद हो रहे हैं। आज सरकार जिस रास्ते पर है वो भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं और हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं समय समय पर। याद रखना, जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। बीजेपी की गोरखपुर रैली और अखिलेश यादव की मेरठ की रैली में दो बातें नोट करने वाली थी। दोनों ही रैलियों में सहयोगी दलों को खास तवज्जो मिली। गोरखपुर में मंच पर अपना दल की अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी के संजय निषाद और बाकी सहयोगी दलों के नेता मौजूद थे। बीजेपी के नेता जानते हैं कि अगर पूर्वांचल में पुराना रिकॉर्ड कायम रखना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। यही काम अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर रहे थे। इसीलिए आज जयंत चौधरी के साथ पब्लिक मीटिंग की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 110 सीटें हैं। पिछले इलेक्शन में इनमें से बीजेपी ने 88 सीटें जीती थी। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के साथ थे, जबकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का गठबंधन बीएसपी और आरएलडी दोनों के साथ था, लेकिन दोनों बार कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि अखिलेश को लगता है कि किसान आंदोलन की वजह से इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हवा थोड़ी बदली है। अगर मुसलमानों के साथ जाटों के वोट को एकजुट कर दिया जाए तो बात बन सकती है। इसलिए लोकसभा इलेक्शन के बुरे अनुभव के बाद भी अखिलेश यादव जयंत चौधरी को साथ लेकर रैली करने के लिए तैयार हुए। अखिलेश की रैलियों में भीड़ अच्छी आ रही है, इसलिए अखिलेश जोश में भी हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि भीड़ तो पिछले चुनाव में भी आई थी, राहुल और अखिलेश की रैलियों में भी आई थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ ये सबने देखा। इसलिए बीजेपी को रैलियों की भीड़ से ज्यादा भरोसा योगी के काम पर है। आज ममता बनर्जी का एक वीडियो दिन भर चर्चा में रहा। इस वीडियो में ममता दीदी लोकल मीडिया को धमकी दे रही हैं। ममता कह रहे हैं कि सरकारी विज्ञापन उन्हीं अखबारों को मिलेंगे जो सरकार के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में पॉजिटिव खबरें छापेंगे।
ममता ने कहा कि वो जिला अधिकारियों से कहेंगी कि वो अखबारों में छपी खबरों पर नजर रखें और देखें कौन नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहा है। असल में हुआ यह कि ममता बनर्जी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में शामिल होने के लिए हावड़ा आई थी। वहीं पर एक पत्रकार ने ममता बनर्जी से कहा कि वो 11 साल से अखबार निकाल रही हैं, लेकिन सरकार से विज्ञापन नहीं मिलते, उनके अखबार की हालत बहुत खराब है। इसी बात पर दीदी ने कहा कि आप लोग अखबारों में सरकार के बारे में पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिव तरीके से लिखने की कोशिश करिए। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने पत्रकारों से यह भी कहा अपने अखबार की एक कॉपी रोज जिले के डीएम, एसपी और कमिश्नर को भेजिए, जिससे वो लोग ये तय कर सकें कि अखबार में सरकार के बारे में पॉजिटिव न्यूज लिखी है या नहीं। যে গ্রামীণ পত্রিকাগুলো সরকারের ডেভেলপমেন্ট কাজ পজিটিভলি ভালো করে করবেন, আমি ডিএমকে বলবো তাদের যেন আমরা বিজ্ঞাপনটা দিই, কারণ গভর্নমেন্ট সবসময় তার মেশিনারি দিয়ে পাবলিসিটি করেন না। এই যে আজকে এতগুলো উদ্বোধন হলো, বড় বড় টিভিরা একবার দেখাবে ছেড়ে দেবে, কিন্তু গ্রামীণ এই পত্রিকাগুলো লিখে কিন্তু গ্রামে গ্রামে এটা পৌঁছায়। প্রতিদিন একটা করে কপি ডিএম অফিসে পাঠাবেন, ডিআইসিওকে পাঠাবেন, পুলিশের এসপি এবং পুলিশ কমিশনারেট পুলিশ কমিশনারেটকে পাঠাবেন। কেন বলছি? তার কারণ তারাও দেখে নেবে যে নেগেটিভ করছে না পজিটিভ করছে। যত পজিটিভ দেখবেন তাকে বিজ্ঞাপন দেখবেন। मौका मिलते ही बीजेपी ने ममता के इस बयान को इशू बनाया। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि देश के दूसरे राज्यों के लोगों के लिए यह बड़ी बात होगी, बंगाल के लोगों के लिए रूटीन बात है, क्योंकि सबको पता है कि ममता बनर्जी को विरोध बर्दाश्त नहीं है, वो आलोचना नहीं झेल सकती। बीजेपी के एमपी रूपा गांगुली ने कहा कि बंगाल में कई साल से ऐसा ही चल रहा है, सरकार की शान में कसीदे पढ़ने वालों को विज्ञापन दिए जाते हैं और सच्ची खबरें दिखाने वालों का गला घोट दिया जाता है। उन्होंने तो साफ ये भी कह दिया कि पॉजिटिव न्यूज़ मतलब हमारी अच्छी फोटोग्राफ के साथ अच्छे खबर छपोगे और सब जो भी घटना असली घट रहा है वो सब नहीं डालोगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, नहीं तो आपका पूरा बंदोबस्त हम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो ऐसा क्यों कह रही हैं वो, मतलब मीडिया को कह रही है? देखिए, पश्चिम बंगाल में ऐसा 2-4 ही लोग हैं जो कुछ हिम्मत करके कह दें, उनका भी गला घोटना है और क्या करना है। वो कह रहे हैं कि ऐड नहीं मिलेगा अगर निगेटिव न्यूज छापोगे आप लोग तो। अरे नेगेटिव न्यूज नहीं है, सच्ची न्यूज छापेंगे तो भी ऐड नहीं मिलेगा, उनकी बड़ी बड़ी हंसी हुई फोटोग्राफ चाहिए। आदर्श स्थिति तो यह होती है कि कोई भी सरकार छोटे छोटे अखबारों को, स्थानीय अखबारों को विज्ञापन देते समय भेदभाव न करे, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है इसका हिसाब न लगाए। शास्त्रों तो यह भी लिखा है कि आलोचना करने वालों को अपने पास रखना चाहिए, निंदा करने वालों की बात सुननी चाहिए, लेकिन असल जिंदगी में यह होता नहीं है। अब तो छोटे अखबारों के लोग, लोकल न्यूज़पेपर चलाने वाले इस आदर्श स्थिति की उम्मीद भी नहीं करते। इसलिए ममता बनर्जी की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने लोकल न्यूज़पेपर्स के बारे में यह कड़वा सच कैमरों के सामने कह दिया, सरेआम बोल दिया। आज ममता बनर्जी की राष्ट्रीय विकल्प बनाने की मुहिम को शिवसेना से एक झटका लगा। ममता बनर्जी नेशनल लेवल पर कांग्रेस का स्पेस खत्म करना चाहती हैं। कांग्रेस के अलावा सभी दूसरे विरोधी दलों को अपने साथ एक मंच पर लाना चाहती हैं, लेकिन आज शिवसेना ने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस के बगैर देश में बीजेपी का कोई ताकतवर विकल्प नहीं बन सकता। आज संजय राउत ने राहुल गांधी से मुलाकात की और देश में विपक्षी दलों की लीडरशिप अपने हाथ में लेने को कहा। मीटिंग के बाद संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए विरोधी दलों की एकता जरूरी है और कांग्रेस ही इस मोदी विरोधी फ्रंट को लीड कर सकती है। कोशिश चल रही है और मैंने राहुल जी को कहा है कि आपको लीड लेना चाहिए, इस बारे में आपको आगे आकर इस बारे में खुलकर काम करना चाहिए। कांग्रेस के सिवा यूनिटी नहीं पहुंच सकती। अगर कोई इस प्रकार से अलग फ्रंट बना गया तो कांग्रेस की लीडरशिप में दूसरा फ्रंट तो काम करेगा ही ना। उनके साथ भी बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज आज भी कांग्रेस के साथ है, तो 3 फ्रंट क्या करेंगे अपोजिशन के? अपोजिशन का एक ही फ्रंट होना चाहिए। लीडरशिप के बारे में एक साथ बैठकर आप चर्चा कर सकते हो, लेकिन अगर 2-2, 3-3 फ्रंट बन गए, 3rd फ्रंट, 4th फ्रंट, 2nd फ्रंट, तो ये
पर्याय नहीं हो सकता। शिवसेना क्या ये भूमिका निभाएगी कि टीएमसी और कांग्रेस को एक यूनाइटेड फ्रंट के लिए साथ लाया जाए? उनके लिए शरद पवार साहब काफी मजबूत है, बड़े नेता है। वैसे ममता बनर्जी ने पिछले हफ्ते मुंबई में शरद पवार की बगल में खड़े होकर कहा था कि यूपीए तो खत्म हो चुका है, लेकिन आज एनसीपी के रुख में भी थोड़ा बदलाव दिखा। दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के बाद नवाब मलिक ने कहा कि विपक्ष की एकता के लिए जरूरी है कि कांग्रेस को भी साथ लिया जाए, जो भी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ हैं सबको एकजुट किया जाए, तभी बात बनेगी। सही विपक्ष की एकता के लिए हम प्रयास करेंगे। पिछले साल भर से पवार साहब स्पष्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ यूपीए में सभी दल नहीं है। आज देश में गैर यूपीए दल के जो एमपीओ की संख्या है वो यूपीए से ज़्यादा है। अगर उन लोगों को भी साथ में नहीं लाया गया तो एक बड़ा विकल्प तैयार करना कठिन है। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ हैं वो सभी लोगों को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी लोगों को एकजुट करके कांग्रेस सहित एक वैकल्पिक मोर्चा बनाया जाएगा। और आगामी 2024 में जिस तरह का माहौल है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, वैकल्पिक मोर्चा बना तो देश में परिवर्तन निश्चित होगा। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की लीडरशिप पर जो सवाल उठाए हैं वो तो अब की बात है। शरद पवार ने तो लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि विरोधी दलों का नेतृत्व करना राहुल के बस की बात नहीं है, राहुल इमैच्योर हैं, और यही बात ममता ने कही थी। लेकिन शरद पवार के सामने चुनौती है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना है और महाराष्ट्र में सरकार चलानी है, इसलिए रुख बदला है। शिवसेना भी कांग्रेस के साथ इसीलिए है क्योंकि उसे बाकी दोनों पार्टियों के साथ मिलकर फिलहाल महाराष्ट्र की सरकार चलाए रखना है, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाए रखना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।